नायक वीर या विवादित श्रृंखला के भाग 18 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने देखा था कि मुस्लिम लीग नेहरू रिपोर्ट को पूरी तरीके से नकार चुकी थी। अब समय था 1928 का, जब गांधी जी ने कलकत्ता सेशन में ये डिमांड की कि नेहरू रिपोर्ट को अपनाया जाए और साथ ही साथ भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। ये वही समय था जब भारत में साइमन कमीशन के अगेंस्ट विरोध प्रदर्शन चल रहे थे और इसी तरीके के एक विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय देश के लिए शहीद हो चुके थे। हमारे वीर क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने का निश्चय किया। प्लान तो बना था कि स्कॉट को मारना है, मगर एसीपी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई और जैसा कि तय था, गांधी जी ने इस घटना का विरोध किया। इस पर विनायक ने लेख लिखे। उन्होंने क्वेश्चन किया कि जब अब्दुल रशीद ने स्वामी श्रद्धानंद जी को मारा था तो गांधी जी को उसमें कुछ गलत नहीं लगा, तो भगत सिंह का सॉन्डर्स को मारना भी गलत नहीं था। विनायक ने क्वेश्चन किया, क्या ब्रिटिश गांधी जी को दोषी नजर नहीं आते? उनका ये कहना था कि ये इस तरह की जो बातें हैं वो गांधी जी के दोहरे चरित्र को दिखाती हैं। इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं, भगत सिंह और जतिन दास जैसे कुछ क्रांतिकारियों ने जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी, क्योंकि जेल में जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी और उनकी इस भूख हड़ताल को जवाहरलाल नेहरू ने सपोर्ट किया, जिन्ना ने सपोर्ट किया, लेकिन गांधी जी इस बार भी चुप रहे। सावरकर ने फिर से प्रश्न किए कि गांधी जी चुप क्यों रहे, जबकि इस बार तो भगत सिंह ने उन्हीं के सुझाए हुए रास्ते को फॉलो किया था। सावरकर ने गांधी जी के इस रवैये के लिए जिम्मेदार ठहराया ब्रिटिश प्रेस को, क्योंकि ब्रिटिश प्रेस गांधी जी को एक प्रोटेक्टर के रूप में प्रेजेंट कर रहा था। ब्रिटिश प्रेस का कहना था कि इस बढ़ती हुई अशांति और बढ़ते हुए खून खराबे को सिर्फ एक ही इंसान रोक सकता है और वो हैं गांधी जी। उनका कहना था वो एक महात्मा हैं और भारत में शांति बनाए रखने की आखिरी उम्मीद गांधी जी हैं। इन सभी पॉलिटिकल इश्यूज में इन्वॉल्व होते हुए भी सावरकर ने एक कल्चरल मूवमेंट की शुरुआत की, जिसका नाम था भाषा शुद्धि मूवमेंट। उन्होंने जो युवा वर्ग है उनसे अनुरोध किया कि वो दूसरी भाषा भले ही सीखें, मगर अपनी मातृभाषा को ना भूलें। उन्होंने ऐसा केवल मराठी के लिए ही नहीं बल्कि सभी भाषाओं के लिए कहा। वो बताते थे कि कैसे शिवाजी महाराज ने मराठी भाषा को खत्म होने से बचाया, जबकि मुगल्स के अंडर नॉर्थ इंडिया की ज़्यादातर भाषाएं दम तोड़ चुकी थी। वो बताते हैं कि शिवाजी महाराज ने रघुनाथ पंडित को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो एक मराठी डिक्शनरी बनाएं, जिसे शिवाजी यूज़ कर सकें अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। ये एक हिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते मैं एक बात कहना चाहूँगी कि पेशवा बाजीराव वन ने मराठा साम्राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा राज्य स्थापित किया। लगभग 2/3 ऑफ भारत जो था, हमारा भारत का जो एरिया था, उनके राज्य का हिस्सा था, मगर शिवाजी महाराज सबसे महान राजा माने जाते हैं, क्योंकि जिन हालातों में वो राजा बने और जिस तरह से उन्होंने अपने कल्चर को संभाला और आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाया, वो असाधारण वीरता और समझ से ही संभव हो सकता था। पेशवा बाजीराव ने भी अपने मार्गदर्शक शिवाजी महाराज से प्रेरणा ली। उनके आदर्शों पर चलते हुए ही उन्होंने भी कीर्ति पाई, यश पाया और एक बड़े राज्य का निर्माण किया। 1928 से 1935 तक पॉलिटिकल स्ट्रगल में गांधी जी और सावरकर के बीच मतभेद लगातार बढ़ते ही रहे। यहाँ तक कि जो सावरकर के बड़े भाई थे बाबा राव, वो गांधी जी के पास जाते हैं ताकि वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को रुकवाने के लिए रिक्वेस्ट करें, लेकिन गांधी जी ने उनकी इस बात का विरोध किया। इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट
जैसे पॉलिटिकल मुद्दों ने भारत की पॉलिटिक्स को एक नई दिशा दी। अब समय था 1937 का और ये समय था सावरकर की रिहाई का, यानी उन पर जो प्रतिबंध लगे थे, जैसे वो रत्नागिरी छोड़कर नहीं जा सकते थे, अब वो प्रतिबंध समाप्त हो गए थे। 27 साल बाद सावरकर अब पूरी तरह से आज़ाद थे। अब वो समय आ चुका था कि सावरकर एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकते थे। वो चाहते तो कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकते थे, क्योंकि वहाँ भी उनके काफ़ी चाहने वाले थे, मगर उनका जो चुनाव था वो साफ था। उन्होंने चुना हिंदू महासभा को। हालांकि उनका घर बॉम्बे में था, लेकिन फिर भी वो पूना लगातार जाते रहते थे और अपने कार्यों को आगे बढ़ाते रहते थे। 1938 से 1939 के दौरान उन्होंने निज़ाम ऑफ हैदराबाद के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किया। निज़ाम के राज में हिंदुओं की हालत बहुत ख़राब थी। हिंदू महासभा का दावा था कि लाखों की तादाद में हिंदुओं को मारा जा रहा है, और जैसा कि उम्मीद थी, भारी पुलिस बंदोबस्त ने लोगों को रोका। हजारों लोगों को अरेस्ट किया गया। जेलों में जगह कम पड़ने लगी, और जब हालात बिगड़ रहे थे, ये सब देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने ये फैसला किया कि वो अब दखल देंगे और वो यहाँ की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करेंगे। और आखिरकार निज़ाम को हिंदुओं को उनका हक देना पड़ा, जिसमें कि 50% रिजर्वेशन उन्हें मिला एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में। हैदराबाद का मूवमेंट हिंदू महासभा का पहला बड़ा मास मूवमेंट था, जो कि सावरकर की अध्यक्षता में लड़ा गया था। सावरकर की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, और यही कारण था कि हिंदू महासभा की मेंबरशिप भी बढ़ रही थी। अगला इम्पॉर्टेंट डिसीजन था ब्रिटिश आर्मी को इंडियन आर्मी बनाना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा सके। और इसके लिए सावरकर ने सरकार से अनुरोध किया कि वो मार्शल रेस और नॉन मार्शल रेस के बीच का अंतर छोड़ दें और इंडियंस को मिलिट्री की हर ब्रांच में नौकरी दें। और साथ ही साथ सावरकर ने हिंदू महासभा की तरफ से अपना एक इंडिपेंडेंट इंडिया का विजन भी बताया कि स्वतंत्र भारत कैसा दिखेगा। तो उनके अनुसार स्वतंत्र भारत सेक्युलर भारत होगा, जहाँ ना कोई धर्म होगा, ना कोई जाति होगी। इस भारत की सिर्फ एक ही ज़रूरत होगी, और वो है देश से प्यार, देश के प्रति समर्पण और देश के प्रति वफादारी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिंदू महासभा की क्या स्ट्रेटेजी रही और किस तरह के कदम उन्होंने उठाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में हमें लिखकर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।